Very impressed by your UP, Unified Payments Interface, a digital instant payment system if you would just buy fruits on the street. I thought this would be impossible in Germany. इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया। डच सियासतदान जिसका नाम है गिरट विल्डर, इसको ख़त्म करने पर उकसाने के इल्ज़ाम में नीदरलैंड की अदालत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद रिजवी साहब और तहरीक लब्बैक मौलाना अशरफ जलाली साहब को सजा सुना दी। वहीं डिजिटल पेमेंट में भारत की तरक्की को देखकर दुनिया के बड़े बड़े नेता इसके मुरीद होते जा रहे हैं। कई एक केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तानी मैन कहीं ना कहीं उनको कन्विक्ट किया गया या वो पकड़े गए। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफीरों से बात करो, ये थोड़ी सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात थी। तो मेरा ख्याल है कि अब क्या वो ये कहेंगे पाकिस्तान से कि इन दोनों को दिया जाए। हेटी में एक बयान दिया है अमेरिकी वजीर खारजा ने कि इस नए इलेक्शन के बाद नवंबर में सऊदी अरब जो है वो इजराइल को तस्लीम कर लेगा। When I was in Delhi taking the metro and experiencing your modernization, अब जर्मनी भारत के रेल नेटवर्क और यूपीआई का दीवाना हो चुका है और अब इसमें जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबक का नाम भी जुड़ चुका है। जर्मनी में भारतीय विदेश मंत्री के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए बेयरबक ने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने दिल्ली में मेट्रो की सवारी की और देखा कि लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर सड़क पर सब्जियां खरीद रहे थे। यह बहुत आश्चर्यजनक था। बेयरबक ने एस जयशंकर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जो दिल्ली में देखा वो जर्मनी में कभी भी मुमकिन नहीं है। एनालेना बेयरबक यूपीआई से बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने जयशंकर के सामने वादा किया कि वो अपने मंत्रालय में जरूर यूपीआई जैसा सिस्टम लागू करेंगी। गौरतलब है कि पिछले साल 23 अगस्त को जर्मनी के डिजिटल एप परिवहन मंत्री वोल्कर विसिंग बेंगलुरु के एक मार्केट में यूपीआई का इस्तेमाल कर सब्जी खरीदते हुए देखा गया। तुरंत आसानी से पेमेंट होने पर वह बहुत आश्चर्य में थे। भारत में जर्मन दूतावास ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी शेयर किया था। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जर्मनी में है और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि जर्मनी हर साल एक हेड ऑफ जर्मनीज मिशन जो होते हैं उनको बर्लिन बुलाता है और उनको बताता है कि जो फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है और उस कॉन्फ्रेंस में जो जर्मन एम्बेसडर्स होते हैं या कॉन्सुलेट्स में लोग होते हैं या जर्मनी के लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं उनको 3-4 दिन रखा जाता है जर्मनी के अंदर ताकि उनको बताया जाए कि जर्मनी अब क्या सोच रहा है। उसमें इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया। ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होगी कि ठीक है मुल्क समिट करते हैं, पाकिस्तान में भी ये समिट होती है, मुझे पता है। जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और बताया जाता है कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करना है, किस तरह की चीज़ें हैं। इंडिया के अंदर भी होती है, पूरी दुनिया के अंदर ही एक चीज़ चलती है। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफीरों से बात करो, ये थोड़ी सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात थी। बहरहाल जारी बात है, अब जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बड़ी खुल खला के बातें की हैं और डॉक्टर जयशंकर ने भी बहुत खुल के बोले हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, व्हेन इंडिया विल मीट डेमोक्रेसीज इट विल start talking about its democracy. When India will meet autocrats in Middle East, it will start talking about people, prosperity, growth और इस तरह के अल्फाज जो बोले जाते हैं, बिकॉज उनको लेक्चरिंग पसंद नहीं है। जैसे इंडिया कहता है जी ठीक है आपके पास जो भी है हम आपको इंटरफेयर करने को तैयार नहीं है, लेकिन जिधर हम जमहूरियत वालों के पास जाएंगे, डेमोक्रेसी वालों के पास जाएंगे, वहाँ हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे। बहरहाल जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं बेरबॉक जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारा इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी एज एन इकोनॉमी और हम इंडिया को रिलायबल पार्टनर समझते हैं
पर्टिकुलरली सिक्योरिटी क्लाउड के अंदर। और यही वजह है वो कहते हैं कि इंडियन और जर्मन नेवी जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी इकट्ठे करते हैं। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आई थिंक ये फॉरेन मिनिस्टर ही थी, तो इनसे जब एक दफ़ा सवाल किया, शुरू की बात है कि तो कश्मीर के ऊपर तो इन्होंने वही जवाब दिया जो जर्मनी माजी में दिया करता था, और कहता था कि हम इसका सलूशन चाहते हैं और इंडिया और पाकिस्तान मिल के बैठ के बात करें। और उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी गए हुए थे, तो यही फॉरेन मिनिस्टर जो थी बर्लिन में थी। तो हुआ क्या कि इंडिया ने शोर डाल दिया। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये इनको गलतफहमी लगी है, इस तरह नहीं है, उस तरह नहीं है। देन फिर इस फॉरेन मिनिस्टर को वो लफ्ज़ वापस लेने पड़े। इस वक्त एक खबर सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि ए डच कोर्ट कन्विक्ट्स 2 पाकिस्तानी men, political leader and religious leader of Pakistan on threats against Netherlands lawmaker Geert Wilders। और जिन 2 पाकिस्तानी आदमियों को कन्विक्ट किया है डच कोर्ट ने, एक हैं अशरफ जलाली और दूसरे हैं खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद रिजवी। साद रिजवी तहरीक लब्बैक के लीडर हैं, चीफ हैं तहरीक लब्बैक के। तो ये केस क्यों बना और ये क्या बात है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कई एक केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तानी मैन कहीं ना कहीं उनको कन्विक्ट किया गया, या वो पकड़े गए, या ये इल्ज़ाम आया कि इन्होंने किसी के ख़िलाफ़ धमकी दी, कहीं पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, और कहीं पर हमला करने पर उकसाया, और कहीं पर साजिश की जा रही थी एक बड़ा हमला करने की। ये जो डच कोर्ट है, इसने ये मुकदमा, ये केस जो चलाया है, ये उन दोनों पाकिस्तानियों की गैर हाज़िरी में चलाया है। यानी ना तो मौलाना अशरफ जलाली वहाँ पर थे और ना ही साद रिजवी, वो तो पाकिस्तान में थे। तो मेरा ख्याल है कि अब क्या वो ये कहेंगे पाकिस्तान से कि इन दोनों को दिया जाए, हवाले किया जाए। लेकिन ये उन्होंने कहा है, क्योंकि जब मैं इसकी डिटेल्स देख रही थी तो उसमें ये बताया गया कि नेदरलैंड की अदालत की तरफ से, कोर्ट की तरफ से बार बार राब्ता किया गया और उन्होंने कहा कि हम ये कन्विक्ट कर रहे हैं इनको, तो कोई जवाब नहीं दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसकी वजह यह है कि ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है। अभी तक जो मैंने रिपोर्ट देखी है उसमें यही बताया गया कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि वो मांग सकें लोगों को, और पाकिस्तान के ऊपर ये लाजमी हो कि वो लोगों को हवाले करे। अशरफ जलाली और साद रिजवी वही वो जो खादिम रिजवी के बेटे हैं। खादिम रिजवी वही, अगर आपको याद हो, जो कहते थे कि लो फिर आया जो गौरी, तो वो गौरी जो है वो उन्होंने अपने मुल्क में बैठे बैठे चला दिया, और गौरी जाकर जो है वो गेट वेल्डर्स को तो नहीं लगा लेकिन वापस हिट किया है।